प्यारे बच्चों नमस्कार। अवधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोखले अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो खोखला अचालक गोला, जैसे आप क्रिकेट की गेंद को देखते हैं तो वो एक खोखला अचालक गोला है, उसको हम खोखला अचालक गोला मान सकते हैं। तो यदि हम खोखले अचालक गोले को आवेशित करेंगे तो सतत आवेश वितरण क्या कहता है? सतत आवेश वितरण के अनुसार जो आवेश है उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। अर्थात जब हम इस खोखले अचालक गोले को आवेशित करेंगे, जो आवेश है वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात इस गोले का जो आयतन आवेश घनत्व है वो हर बिंदु पर एक समान होगा। ठीक है, मान लो हम इसको आवेशित कर रहे हैं, इसको हम क्यू आवेश अगर दें, ये जो क्यू आवेश है ये इसके संपूर्ण आयतन में पूरी तरह से फैल जाएगा। सपोज करो अगर यहाँ अचालक की जगह चालक गोला होता तो क्या होता? चालक गोला अगर होता तो जो आवेश है वो चालक गोले के पृष्ठ पर फैल जाता, उसके आयतन में ना रहता। महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये जो खोखला गोला है ये चालक होता तो क्या होता? तो जो ये आवेश है वो इसके संपूर्ण आयतन में ना होकर के उसके पृष्ठ पर फैलता। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। यहाँ खोखला गोला जो अचालक है इसलिए आवेश इसके संपूर्ण आयतन में पूरी तरह से फैल जाएगा। इसका आवेश आयतन घनत्व मान लो रो है, रो जो है वो हर बिंदु पर एक समान होगा। ठीक है, तो हमें इस खोखले अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जब बिंदु गोले के बाहर हो, दूसरा है गोले के पृष्ठ पर और तीसरा है गोले के अंदर। पहले केस की बात करते हैं। पहला केस है जब बिंदु गोले के बाहर हो। जब बिंदु गोले के बाहर हो तो यहाँ जो आर है, स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर से बड़ा है। कैपिटल आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे माना एक खोखला आवेशित अचालक गोला है जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। हमें खोखले अचालक गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु पी से होते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं? बिंदु पी से होते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने सपोज एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर के बराबर है। हमने क्या किया है? यहां पर एक खोखला गॉसियन पृष्ठ खींचा जो कि गोलाकार है और इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर के बराबर। ये गॉसियन पृष्ठ खींचा है। अब ये एक गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? क्यू है। क्यों? क्योंकि इसके आयतन में, इसके संपूर्ण आयतन में आवेश की मात्रा क्यू है और उतनी ही मात्रा इस गॉसियन पृष्ठ में भी है। गॉसियन पृष्ठ में भी उतनी ही आवेश की मात्रा विद्यमान है, अर्थात इस पर भी क्यू आवेश की हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालें तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। यही क्या है? वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ बिंदु P पर एक अल्पांश की परिकल्पना करते हैं। ये क्या है? हमने लिया है एक अल्पांश, इसका अभिलंब ये है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये है। अभिलंब DA और वैद्युत क्षेत्र E दोनों की दिशा एक ही है। अगर हम गोलाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, उस पर अल्पांश लेते हैं, तो हमेशा जो अभिलंब होता है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही आता है। अर्थात ई और डी ए के बीच जो एंगल है वो जीरो एंगल है। तो यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है? डी फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए।
अब ये अदिश गुणन है, हमें पता है ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा अर्थात एंगल, और यहाँ एंगल कितना है, एंगल यहाँ थीटा इक्वल टू 0 है, तो कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। यहां से डी फाई ई बराबर हमें मिल गया ई डी ए, ठीक है। या फिर हम अगर फाई ई का मान निकालें, फाई ई बराबर संपूर्ण अगर वैद्युत फ्लक्स हम निकालें तो इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, डी फाई ई का समाकलन। अब ध्यान से देखिए, डी फाई ई की जगह हम लिख सकते हैं ई डी ए। ई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो ये बाहर हो जाएगा, फाई ई बराबर आया ई डी ए। अब यहां से देखो, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, और अगर हम इसका समाकलन करें अर्थात एक गोला लें, गोले पर हम एक छोटे भाग की कल्पना करें, उसका क्षेत्रफल मान लो डी ए है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, गोले के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, गोले के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, और गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से आएगा ये डी ए की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई ई बराबर आया ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। फाई ई वैद्युत फ्लक्स का मान ये आएगा, ये कहां से आया, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब गॉस का प्रमेय, जो गॉस की प्रमेय है वो क्या कहती है, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। अर्थात यहां से फाई ई बराबर होता है Q/ε0। इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। ये समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 का जो बायां पक्ष है फाई ई इक्वल है, इसका मतलब दोनों का दायां पक्ष भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q/ε0, या फिर E इक्वल टू, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये आएगा 1/4 पाई, ये पूरा बटे में आया तो 4 पाई, इसके साथ हम ε0 को लिख लेते हैं, Q यहाँ पर ऊपर है Q, और आर स्क्वायर ये भी बटे में आएगा। तो ये क्या है, फॉर्मूला है, इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। ये फॉर्मूला तब आया है जब बिंदु हमारा गोले के बाहर है, जब P जो है गोले के बाहर है। पहला केस ये है। दूसरा केस क्या है, केस सेकंड। केस सेकंड कि जब बिंदु जो है गोले पर स्थित है। यहां पर देखेंगे केस सेकंड, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर, या फिर हम लिख सकते हैं स्मॉल आर वो कैपिटल आर के इक्वल है। ध्यान से देखो इस फिगर को, अगर हम ये आर या फिर ये बिंदु P, यहां हमने बिंदु P लिया है, अगर इस P को हम यहां लेंगे तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, आर इक्वल टू आर। हम क्या करेंगे, जो ऊपर फॉर्मूला आया है उसमें आर की जगह, स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर को रख देंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखने पर ये तो इक्वल टू आया था
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन हमने आर की जगह क्या लिखना है, कैपिटल आर। ये फॉर्मूला तब का है जब बिंदु हमारा कहां स्थित है, गोले के पृष्ठ पर। तीसरी कंडीशन, जब बिंदु P गोले के भीतर हो। जब बिंदु गोले के भीतर हो, अर्थात स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है। इस कंडीशन के लिए अगर हम चित्र को ध्यान में रखें, ये मान लो खोखला गोला है, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का, और हमें एक पॉइंट यहां लिया है, मान लो P है, यहां से यहां की दूरी स्मॉल आर है। हमने क्या किया, इस पॉइंट P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब इस पृष्ठ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से समझिए, पूरे पृष्ठ पर क्यू आवेश है, पूरे पृष्ठ पर क्यू आवेश है, और ये जो आवेश है इसके संपूर्ण आयतन में फैला है एक समान रूप से। अब यहां जब हम बिंदु P को गोले के भीतर लेते हैं, तो ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसका आयतन बड़े वाले गोले से कम है। आयतन कम है, इसलिए इस पर उपस्थित आवेश का मान भी कम होगा। हम सपोज करेंगे कि माना गॉसियन पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्यू डैश है, हमने ये कल्पना कर लिया क्यू डैश है। तो अब हम देखो क्या करते हैं, हमें पता है जो आयतन आवेश घनत्व है रो, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है, आवेश बटे आयतन। आयतन बड़े वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, ये बड़े गोले के लिए है। लेकिन अगर हम छोटे गोले के लिए भी निकालें तो छोटे गोले पर उपस्थित आवेश कितना है, क्यू डैश है, कितना है, क्यू डैश है, और छोटे गोले का आयतन क्या आएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बाकी वैल्यू सेम है, ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि पहले से ही बताया गया है कि जो आयतन आवेश घनत्व है वो हर बिंदु पर, इस गोले के अंदर हर बिंदु पर एक समान है, इसलिए रो दोनों के लिए इक्वल आएगा। यहां से हम क्या करेंगे, देखो 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहां से अगर हम क्यू डैश का मान निकालें, क्यू डैश, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आएगा क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आएगा, ठीक है। इक्वेशन इसको थर्ड मान लो, क्यू डैश इक्वल टू ये है क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया था कि बिंदु P के लिए E बराबर क्या होगा, इस कंडीशन की बात करो, E इक्वल टू इसके लिए आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर आवेश की मात्रा क्या है, क्यू डैश है, अपॉन आर स्क्वायर, दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। ये कहां से आया, बिल्कुल जैसे केस फर्स्ट हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल ऐसा ही अगर हम चलेंगे तो इक्वल टू ये फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम यहाँ क्यू आवेश है और यहाँ आवेश जो है वो क्यू डैश है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है वो क्यू डैश रख के आया है। दूरी क्या है, आर है, तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्यू डैश का मान समीकरण 3 से इसमें रख देंगे, तो समीकरण 3 से यहां से आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की वैल्यू हम रखेंगे क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन आर कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से ये कट हो गया, तो फॉर्मूला बना E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला है।
और ये फॉर्मूला कब है? केस थर्ड के लिए है, जब बिंदु P गोले के भीतर है। खोखले अचालक गोले के भीतर जब बिंदु P होता है तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R/R3। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और ये है यहाँ पर कि अगर R का मान हम 0 कर दें, तो E का मान भी 0 हो जाएगा। ध्यान से समझो, स्मॉल r की बात कर रहे हैं, स्मॉल r की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो E की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अर्थात स्मॉल r का मान 0 कब होगा? ध्यान से समझिए, स्मॉल r ये है, ये 0 कब होगा? इसके केंद्र पर जब केंद्र की बात हम करेंगे तो स्मॉल r का मान 0 है, अर्थात केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा। ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि खोखले अचालक गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र का मान उस समय 0 होता है। कैसे होता है? क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू उस समय 0 है। तो यही तीनों केस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसानी से याद हो जाएगा।